लोगों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार हौसला तो रखो दोस्तों, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में अगला पॉइंट शुरू करता हूं। अगला पॉइंट क्या है, वो पहले वाले अधूरे पॉइंट रह गए थे उनको कंप्लीट करता हूं। पहले किसी वीडियो के अंदर मैंने कर लिया था कि गति के नियम जो हैं वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे और गति का प्रथम नियम है वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में अपन ने संवेग भी कर लिया था। आज अपन बात करेंगे गति का द्वितीय नियम। वहां पर एक बात लिखी थी, गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। अब मेरी बात सुनो, वहां पर एक बात लिखी थी, अगर परीक्षा के अंदर यह आता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया तो आप लिखोगे गैलीलियो ने दिया, लेकिन गति के नियम किसने दिए, न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। अब देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर आप बल लगाओ, धक्का लगाओ तो इसके संवेग में परिवर्तन होता है। इसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखो थोड़ा सुनना, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी बल है वो किसके समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहता है कि बल जो है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन, यहां तक मैं छोड़ देना गलत हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन है वो आवेग होता है, लेकिन मैं क्या बोला, बल समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर। बात याद होगी। इसी को मैथमेटिक्स के रूप में लिखूंगा तो ऐसे एफ समानुपाती आपको कई बार लिखा मिल जाएगा dp/dt। अब देखो ये बात है, ये बात भाई परीक्षा में आ भी जाए और नहीं भी आए, ठीक है ना, इससे आगे वाली बात परीक्षा में शुरू होती है। इसी लाइन को जब आगे लिखते हैं तो एफ बराबर होता है आपका dp/dt होता है, ठीक है ना। यहां से एक डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन क्या कहती है, देखो एक जगह पे लिखा था अपन ने वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये क्या है, संवेग। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, संवेग में परिवर्तन की दर को, में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, बल कहते हैं। बात याद होगी सबके। इसी के अंदर P की जगह पर P बराबर mv रखने पर आपके पास में प्राप्त हो जाता है F बराबर ma। F बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, ma प्राप्त हो जाता है। परीक्षा के अंदर ये बात बार बार आती है। बात याद हो गई। इसी लाइन को आप ऐसे बोल सकते हो कि द्रव्यमान और a यहां पर क्या है, त्वरण। m तो है द्रव्यमान और a आपका क्या है, त्वरण है, ठीक है ना। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जैसे थोड़े पहले वाले टॉपिक के अंदर मैंने लिखा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से तो क्या प्राप्त होता है, संवेग प्राप्त होता है, लेकिन द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, आपको बल प्राप्त होता है। पहले नियम के अंदर मैंने एक बात लिखी थी कि बल की परिभाषा किस नियम में दी गई है, तो प्रथम नियम में दी गई है, ठीक बात ना। फिर तो यह नियम क्या बताता है, यह नियम बल के परिमाण को दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। बात याद होगी अभी सबके। फिर आगे देखो जो भी बातें हैं, बल एक सदिश राशि है, सबने पहले भी याद कर लिया था। फिर बाद में अपन ने यह भी पहले याद कर लिया था कि इसका SI मात्रक क्या है, SI मात्रक इसका न्यूटन है और इसका CGS मात्रक है वो क्या है, डाइन है, कर लिया था। और इसका FPS मात्रक है वो पाउंडल, क्या है, पाउंडल है। फिर इनका रिलेशन भी अपने याद कर लिया था, 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं, कर लिया था काम सारा। तो इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके अंदर आपने दो लाइन बढ़िया बढ़िया सीखे हैं। पहले तो ये सीखा है कि नियम क्या है, तो बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर।
फिर बाद में उसी लाइन को आगे बढ़ा के लिखा था कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, कर लिया था ये काम भी। फिर बाद में उसी से आया था F = ma, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से बल प्राप्त होता है। फिर बाद में ये बात अपनी पहले की हुई सारी, ठीक बात ना। फिर ये बात ध्यान देना, पहला नियम है वो बल को परिभाषित करता है, और ये नियम क्या बताता है, बल के परिमाण को दर्शाता है, बल के परिमाण को दर्शाता है। याद हो गया मेरे हिसाब से। चलिए इसके बाद छोटी छोटी बात अगर आप करो तो ये कर सकते हो, एक आवेग का पॉइंट कर लो आप। आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। देखो कई बार क्या होता है कि कोई वस्तुएं जब टकराती हैं तो एक बहुत ही क्षण भर के लिए आपस में टकराती है। जैसे क्रिकेट के बल्ले और गेंद का संपर्क बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो आपसे पूछा जाएगा वहां क्या लगा। अति कम समय के लिए जो बल लगता है उसी बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया, आवेग बराबर होता है बल गुणा समयांतराल, ठीक है ना। बल की जगह आवेग का संकेत तो आई ले लेते हैं, बल की जगह F लिखा और इसकी जगह लिखा ΔT, ठीक है। और इसी को फिर आगे लिख देते हैं I बराबर होता है ΔP। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। मैंने बात बोली थी संवेग में परिवर्तन को आवेग, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इसके देखो परीक्षा के अंदर एग्जाम्पल अगर आते हैं, गति के दूसरे नियम और आवेग के एग्जाम्पल साथ आते हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से गति के दूसरे नियम और आवेग में से एक का चयन करना हो तो आप आवेग का चयन करना, ठीक है ना। जैसे आपसे यूं पूछा जाएगा गेंद और बल्ले का संपर्क होता है तो क्या लगता है, तो आप लिखोगे आवेग लगता है, ठीक है ना। अगर दोनों नहीं आते तो फिर गति का दूसरा नियम कर देना आप, ठीक है। तो देखो गति के दूसरे नियम के मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं थोड़े से एग्जाम्पल, जैसे कोई खास नहीं लेकिन फिर भी, जब आप देखो शीशे के फर्श सीमेंट के फर्श पर जब अपन कूदते तो चोट लगती है, और अपन लोग ही जब अपन कच्ची मिट्टी के अंदर कूदते हैं तो चोट नहीं लगती है। तो कारण क्या, देखो जैसे ये सीमेंट का फर्श है, कोई व्यक्ति यूं गिरेगा तो इनका जो संपर्क होने का टाइम है वो कम होता है, एकदम बहुत ही कम टाइम के लिए। अरे F बराबर क्या होता है आपका ΔP/ΔT होता है। दोनों का संपर्क कम समय के लिए होगा, यानी T कम है। अगर ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। F ज्यादा होते ही अपने चोट लगने की संभावना क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसी कारण कच्ची मिट्टी में क्या होता है, जैसे ये यूं गिरेंगे तो कच्ची मिट्टी और व्यक्ति के संपर्क का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मिट्टी वो दबेगी थोड़ी सी, ठीक है ना। सेम ऐसे ही क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच करता है तो हाथों को पीछे खींचता है, तो देखो अगर वो यूं रखता तो बॉल और हाथों के संपर्क का टाइम बहुत कम, टाइम कम तो बल ज्यादा हो जाएगा, बल ज्यादा तो हाथ में चोट भी लगेगी और वो टकरा के गेंद जा भी सकती है। लेकिन जैसे वो यूं कर देता है तो संपर्क में आने का समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समय बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपने दो एग्जाम्पल सीख लिए। पहला एग्जाम्पल आपने ये सीखा कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच करता है हाथों को पीछे क्यों खींचता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है नियम कौन सा लगता है, तो गति का दूसरा नियम लगता है, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है वो बल कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, बल को कम करने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है ना। अल्प समय के लिए जब कोई बल लगता है तो उसको क्या बोलते हो आप, आवेग बोलते हो। याद होगी सारी बातें। चलिए आवेग भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक आता संवेग संरक्षण, ज्यादा नहीं करूंगा, हम थोड़ा सा लिखेंगे रेखीय संवेग का संरक्षण। रेखीय संवेग का संरक्षण, संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन, ठीक है ना। संरक्षण जब शब्द आता है तो इसका मतलब नियत, इसका मतलब क्या है, नियत। तो ये नियम क्या कहता है, यदि बल नियत हो, यदि बल शून्य हो तो संवेग नियत रहता है, संवेग नियत रहता है। ये देखो नियम आपके जनरल साइंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नियम इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूं।
इंपॉर्टेंट यह है कि प्रकृति के अंदर जितनी भी भौतिक घटनाएं घटित होती हैं सबके अंदर संवेग संरक्षित रहता है। क्या यह लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी प्राकृतिक घटनाओं में, सभी प्राकृतिक घटनाओं में या सभी घटनाओं में, ऐसे याद रख लो, सभी घटनाओं में संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित यानी नियत रहता है। ये तो है याद करने के लिए। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं या तोप से गोला छोड़ते हैं तो कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो आप लिखोगे रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। बात याद होगी, और याद होगी ना, संरक्षित कंजर्व्ड रहता है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लो ये डस्टर और ये मतलब पेन है, ये आपस में टक्कर करते हैं, कोई दो चीज टकराती हैं तो कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो आप क्या लिखोगे, संवेग संरक्षित रहता है। तीसरा आपसे ये पूछा जाए कि रॉकेट जब गति करती है तो कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो आप क्या लिखोगे, रॉकेट की गति के अंदर रेखीय संवेग का क्या होता है, संरक्षण होता है। मैंने क्या होता है, जितनी भी घटनाएं हैं सब के अंदर रेखीय संवेग का क्या होता है, संरक्षण होता है। एकदम याद होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यूं आएगा, अरे आराम से मतलब यूं इतना याद रख लो कि सभी भौतिक घटनाओं के अंदर कौन सी राशि संरक्षित रहती है, तो आपने क्या लिखा, रेखीय संवेग का संरक्षण होता है। रेखीय संवेग का संरक्षण होता है। कुल ऊर्जा का भी हमेशा संरक्षण होता है। दो चीजें ऐसी हैं, रेखीय संवेग का संरक्षण होता है और कुल ऊर्जा का हमेशा संरक्षण होता है। बात याद होगी सबके। रेखीय संवेग वाले मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हैं, बढ़िया बढ़िया, वो आपने याद कर लिए हैं। चलिए ये पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम, क्या बताया मैंने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये नियम आपको कुछ नहीं कहता, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपने सुना होगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो जनरल भाषा होगी, यानी जब आपके कोई एक थप्पड़ मारता तो आप भी कोशिश करते हो कि कम से कम एक तो मार दे, ठीक है ना, लेकिन आप तो 2 भी मार सकते हो, तो वहां पे अपना थोड़ा फेल हो जाता है नियम। ये क्या कहता है, जब देखो कोई भी पिंड है उस पर एक तो बल होता है हमेशा क्रिया, दूसरा बल होता है हमेशा प्रतिक्रिया बल होता है। तो ये नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के परिमाण में समान यानी मात्रा में समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे ये दीवार है, ये क्या आपकी दीवार है, आपने इस पर धक्का देना शुरू कर दिया तो एक बार के लिए ये तो होगी क्रिया और दीवार वापस भी धक्का लगाएगी, यह आपकी क्या होगी, प्रतिक्रिया। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि प्रकृति के अंदर कभी अकेला सिंगल बल नहीं पाया जाता, प्रत्येक बल के विपरीत भी एक बल होता है। इसी कारण प्रकृति के अंदर संतुलन है। प्रकृति के अंदर क्या है, संतुलन है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, क्वेश्चन क्या आएगा, ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी एक तो होता है क्रिया बल बराबर में लिखूं माइनस प्रतिक्रिया बल। आप जनरल साइंस में पढ़ रहे हो, इतना याद कर लो, और थोड़ा ज्यादा जाना चाहो तो F12 इक्वल टू माइनस F21। यहां तक आपने कुछ नहीं सीखा, यह सीखा कि क्रिया और प्रतिक्रिया बलों की मात्रा समान होती है लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन ये मैंने एक क्वेश्चन तो ये बताया कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बलों के लिए दोनों बल अलग अलग पिंडों पे लगते हैं। जैसे मैंने बात की ना कि जैसे मैं धक्का दे रहा हूं दीवार के, तो मैं तो एक पिंड हो गया, दीवार दूसरा पिंड हो गया। तो ये लाइन थोड़ा याद रखना, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल
हमेशा अलग अलग पिंडों पे लगते हैं, अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। अगर एक ही पिंड पर लगेंगे तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों मिलकर जीरो हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये लाइन मेरे हिसाब से आपने कंफर्म याद कर ली। इसके एग्जाम्पल परीक्षा में आते हैं भाई, तीसरे नियम के एग्जाम्पल वो परीक्षा के अंदर आते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सबके याद हैं। जैसे पहला और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने याद कर रखा है, रॉकेट की गति। क्या याद कर रखा है, रॉकेट की गति। तो देखो ये आपकी रॉकेट है, इसमें धुआं नीचे निकलता, वो क्रिया हो गई, ये प्रतिक्रिया हो गई, ठीक बात है। दूसरा एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, गोली छोड़ने पर बंदूक की गति, बंदूक की गति, ठीक बात है ना। ये भी याद कर लिया। जैसे मान लो अरे फौजी लोग गोली छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो गोली आगे बंदूक पीछे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंदूक किधर जाएगी, तो बंदूक पीछे कर जाएगी। फिर बाद में ये दो तो आपको सबको आते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आपके एक हो सकता है तैरना। क्वेश्चन आता है कि तैरना किस नियम पर आधारित है, तो आप लिखो क्रिया प्रतिक्रिया। तैराक क्या करता है, पानी को पीछे धकेलता है और पानी उसको आगे धकेलता है, ठीक है ना। तो तैराक ने क्रिया की और पानी ने प्रतिक्रिया की, ठीक है। इसके बाद में नंबर 4 चलना, इसको थोड़ा गौर करना। कईयों के दिमाग में यूँ रहता है कि चलने में कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, चलने में कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, ठीक है ना। अच्छा तो देखो एक मिनट के लिए, जब अपन चलते हैं तो पैरों से जमीन के पीछे की ओर धक्का देते हैं और जमीन आपके आगे की ओर धक्का देती है। इस प्रकार से चलने के अंदर भी क्या होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रहे सबके अंदर एक राशि और संरक्षित रहती है। यहां पर आपने फिलहाल तो ये सीखा कि इन सब के अंदर कौन सा नियम लगता है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लगता है। एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होता है, याद होगा सबके। अरे ये दो क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। बंदूक की जगह पर कई बार वो तोप भी कर देता है, यहां पर क्या लिखा आ सकता है, तोप की गति। क्या आ सकता है, तोप की गति आता है। एक फिर बात नोट लगा के आप याद कर लो, इन सभी घटनाओं के अंदर जो ऊपर लिखी हैं एक राशि और संरक्षित रहती है, नियत रहती है। तो वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या बताया था, इन सभी घटनाओं में रेखीय संवेग का संरक्षण होता है, रेखीय संवेग का संरक्षण होता है, संरक्षण होता है। ये क्वेश्चन कर लिया सबने। अरे कहने का मतलब है इनके अंदर नियम कौन सा लगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा था, ठीक बात है ना। फिर बाद में पूछे राशि कौन सी सुरक्षित रहती है, तो रेखीय संवेग का संरक्षण होता है। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखता हूं कैसे क्या करते हो आप। एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है रॉकेट की गति, रॉकेट की गति किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो ए में लिखा तृतीय नियम, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, गति का तृतीय नियम। ब में लिखा आपने संवेग संरक्षण, शॉर्ट पूरा नाम है रेखीय संवेग संरक्षण। और स में आपने लिखा दोनों। क्या करना चाहिए, रॉकेट की गति में तीसरा नियम भी लगता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें, उपरोक्त दोनों नियमों पर आधारित है। लेकिन सेम क्वेश्चन यूं आ जाता, सेम क्वेश्चन आ जाता है रॉकेट की गति में, रॉकेट की गति में किसका संरक्षण होता है, किसका संरक्षण होता है। ए में लिखा तृतीय नियम लिख दिया दोबारा, और ब में लिखा मैंने रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, और स में लिखा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, और द में लिखा मैंने उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी।
तो साफ साफ देखो, एक सेकंड, ये बात बताई हुई है संरक्षण। संरक्षण का मतलब कौन सी राशि नियत रहती है, और नियत वाली क्या बताई थी, रेखीय संवेग का क्या होता है, संरक्षण होता है। तो इस प्रकार से अपने गति के नियम कंप्लीट होता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये लाइनें आपको समझ में आ रही होंगी। ध्यान रहे, अगर आप टाइम का थोड़ा बहुत उपयोग करते हो तो ये आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया है। एक लाइन मैंने पहले कहीं पे बोली थी कि यूर नेचर इज यूर फ्यूचर। अगर वर्तमान में आपके नेचर के अंदर समय का सदुपयोग करना अगर आ गया वर्तमान में, तो भविष्य में वो सफलता में तब्दील होता है। थोड़ा तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।